हेलो दोस्तों, केडी भारती के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग का पार्ट 1 लेकर के आया हूँ। और ये जितने भी इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी जेई और एई और ईएससी गेट, सभी में ये हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाउंडेशन। तो फाउंडेशन की अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो दो वर्ड होते हैं, एक होता है फाउंडेशन और एक होता है फुटिंग। फाउंडेशन और फुटिंग में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? तो आपने कोई स्ट्रक्चर बनाई तो उसका एक्सकेवेशन तो आप करोगे ही। एक्सकेवेशन करने के बाद अगर आप केवल कंक्रीट के पोर्शन को आप काउंट करते हो तो इसे हम बोलते हैं फुटिंग। केवल इस पोर्शन को हम फुटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आपने इसमें सॉइल फिलिंग भी कर दी तो ये जो इतना पोर्शन है जिसे मैं बार बार लाइनिंग कर रहा हूँ, तो इस पूरे पोर्शन को कहते हैं फाउंडेशन। तो आई होप आपको फुटिंग और फाउंडेशन में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो अब जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन की जनरल रिक्वायरमेंट क्या है? तो फाउंडेशन जो है शुड नॉट सेटल इन एक्सेस टू परमिसेबल वैल्यू। जो फाउंडेशन है हमारी, अब मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि आप फाउंडेशन क्यों बना रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट आपको क्यों है। क्योंकि आप जो बिल्डिंग बनाएंगे उसमें आप कितना भी अच्छा क्वालिटी का मटेरियल लगा लीजिएगा और कितना भी मतलब कि रेनफोर्समेंट अच्छा लगा लीजिएगा, सीमेंट कंक्रीट अच्छा लगा लीजिएगा, अगर आपकी फाउंडेशन ही मजबूत नहीं है तो वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो आप बनाएंगे वो मतलब कि सही से नहीं रह पाएगी, ठीक है ना। वो अगर कम्प्लीटली सेटल कर जा रही है या केवल के वन साइड ही उसकी सेटल कर जा रही है तो बिल्डिंग क्या टिल्ड कर जाएगी, तो वो यूजलेस हो जाएगी। तो इसीलिए किसी भी बिल्डिंग को स्टेबल रखने के लिए हमें उसकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम फाउंडेशन जो बनाएंगे उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो अंग है वो है फुटिंग। तो ये फुटिंग इस पर रेस्ट करेगी। तो सॉइल का दिस सरफेस ऑफ द सॉइल, हम इस सरफेस ऑफ द सॉइल की बात करेंगे कि इसे हमें स्ट्रॉन्ग करना है ताकि ये अच्छे से लोड बियर करके सॉइल को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, सही है ना। तो ये वाला हमको करना होगा। तो अब ये कह रहा है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट इस सरफेस की होनी चाहिए। तो ये जो सरफेस है शुड नॉट सेटल इन एक्सेस टू परमिसिबल वैल्यू, अपनी परमिसिबल वैल्यू से जो है सेटल नहीं होना चाहिए। सेफ अगेंस्ट द शेयर के जो अगेंस्ट है ये सेफ होना चाहिए। लोकेशन एंड डेप्थ क्राइटेरिया भी इसका सही होना चाहिए। शुड नॉट गेट अफेक्टेड बाय द सीजनल वाटर टेबल फ्लक्चुएशंस, मतलब जो वाटर टेबल होती है सीजनल, उससे ये फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, अफेक्ट नहीं होना चाहिए। और एक पॉइंट ये लिखा हुआ है, फॉर सैंडी सॉइल सेटलमेंट क्राइटेरिया इज मोर इम्पोर्टेंट, फॉर क्लेई सॉइल शेयर स्ट्रेंथ क्राइटेरिया इज मोर इम्पोर्टेंट। कि अगर सैंडी सॉइल है तो उसमें जो है सेटलमेंट क्राइटेरिया इम्पोर्टेंट होगा, और क्लेई सॉइल है तो उसमें क्या है, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, शेयर स्ट्रेंथ क्राइटेरिया इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है ना। सैंडी सॉइल है तो सेटलमेंट क्राइटेरिया इम्पोर्टेंट होगा, और क्लेई सॉइल है तो शेयर स्ट्रेंथ क्राइटेरिया इम्पोर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब फाउंडेशन के टाइप्स आते हैं। तो फाउंडेशन के टाइप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं फाउंडेशन को बात करूँ तो फाउंडेशन दो प्रकार की होती है, एक होती है शैलो फाउंडेशन, एक होती है डीप फाउंडेशन। तो बेसिकली डेप्थ ऑफ फुटिंग अगर क्या है, लेस देन इक्वल टू है विद ऑफ फुटिंग के, तो ये शैलो फुटिंग होगी, ठीक है ना। और तरजागी ने जो बताया है कि डेप्थ ऑफ फुटिंग अपॉन विद ऑफ फुटिंग इज इक्वल टू के इज लेस देन इक्वल टू के 1, तरजागी ने यह बताया है, ठीक है ना। तो और डीप फाउंडेशन में क्या है, डीप फाउंडेशन की अगर मैं बात करूँ तो जो डेप्थ ऑफ फुटिंग है बहुत ज़्यादा है विद ऑफ फुटिंग से, ठीक है ना।
डेप्थ ऑफ फुटिंग, अगर डेप्थ बहुत ज़्यादा है तो वो डीप फाउंडेशन है, और विड्थ बहुत ज़्यादा है तो वो शैलो फाउंडेशन है। और तरजागी ने इसमें कहा कि डेप्थ ऑफ फुटिंग अपॉन विड्थ ऑफ फुटिंग इज ग्रेटर देन 15, तरजागी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, देख लीजिएगा। और इसमें जो डीप फाउंडेशन की मैं बात करूँ तो इसे भी फर्दर क्लासिफाइड किया गया है डीप फुटिंग में पाइल में, पियर में और केशंस वॉल फाउंडेशन में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। केशन वॉल फाउंडेशन में, पाइल में, पियर में और डीप फाउंडेशन में। ठीक है ना। और शैलो को अगर मैं बात करूँ तो शैलो फुटिंग और राफ्ट में यही कॉन्वेंशनल और वायंसी। ठीक है ना। और इसे करा है स्प्रेड फुटिंग, स्टेप फुटिंग, कंबाइंड में रेक्टेंगल और ट्रेपेजॉइडल। सही है ना। और स्प्रेड को आइसोलेटेड, स्टेप को आइसोलेटेड और स्ट्रिप या काउंटिन्यूस फुटिंग। ठीक है ना। और स्टेप को नहीं, इस स्प्रेड को, है ना, कंबाइन में रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजॉइडल। तो अब देख लेते हैं बेसिकली ये होती क्या क्या है। तरजागी की ये बात मैं बता चुका हूँ आपको। फाउंडेशन शैलो और विड्थ ऑफ फुटिंग अपॉन डेप्थ ऑफ फुटिंग इज लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये वाली फुटिंग होगी शैलो आपकी। और डेप्थ ऑफ फुटिंग अपन विड्थ ऑफ फुटिंग क्या है, ग्रेटर देन 15 है, तो डीप फाउंडेशन होगी एज पर तरजागी के अकॉर्डिंग। अब आइसोलेटेड या स्प्रेड फुटिंग क्या होती है। आइसोलेटेड या स्प्रेड फुटिंग जिस फुटिंग में केवल एक ही कॉलम हो। ठीक है ना, इस प्रकार से आइसोलेटेड या स्प्रेड फुटिंग कहते हैं। और स्ट्रैप मतलब कि स्ट्रैप बीम के थ्रू ये जुड़ी होगी, है ना। एक फुटिंग, स्प्रेड फुटिंग एक और स्प्रेड फुटिंग दो। और ये हेल्प की किससे जुड़ी होंगी, स्टेप बीम से जुड़ी होंगी। ठीक है ना। स्टेप फुटिंग इट हेल्प टू ज्वाइन फुटिंग, है ना। नेक्स्ट है स्टिप फुटिंग। स्टिप फुटिंग में क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूस फुटिंग होती है करके। तो एक फुटिंग होगी उसमें नंबर ऑफ कॉलम होंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से। और कंबाइंड फुटिंग भी इसी प्रकार से होती है, मोर देन 1 कॉलम होते हैं इनमें। मैट या राफ्ट आप सभी जानते हैं, एक मैट के फॉर्मेट में होगी, ऐसे होगी, उसमें नंबर ऑफ कॉलम होंगे काफ़ी सारे। ठीक है ना, ये आपने कई जगह देखी होगी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बियरिंग कैपेसिटी। तो बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है बियरिंग कैपेसिटी। अब अगर किसी की हम बात करें कि एक होती है स्ट्रेस और एक होता है स्ट्रेस और एक होता है स्ट्रेंथ। 2 चीज़ें होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेंथ। स्ट्रेस क्या होता है कि किस चीज़ पर जो हम अप्लाइड करते हैं, कितना लोड हम अप्लाइड करते हैं, अप्लाइड लोड को स्ट्रेस कहते हैं। और स्ट्रेंथ वो कितना बियर कर सकती है, ये चीज़ें आप याद रखिए। अगर मैं स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ तो बिल्डिंग पर, मतलब फुटिंग पर हम कितना लोड दे रहे हैं, कितना स्ट्रेस दे रहे हैं, तो इस स्ट्रेस को हम बोल देंगे प्रेशर इंटेंसिटी। सही है ना, प्रेशर इंटेंसिटी। और स्ट्रेंथ को, अगर मैं स्ट्रेंथ क्राइटेरिया की बात करूँगा तो मैं करूँगा बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ध्यान रखिएगा, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल की। ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी, मतलब कि स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, तो प्रेशर लगा रहा हूँ उस पर, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रेशर लगा रहा हूँ। तो प्रेशर लगाने के कारण क्या हो रहा है, उस पर कितना मतलब कि लोड आ रहा है। तो ये देख लीजिएगा फुटिंग इस तरीके से। ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी क्या होती है, इट इज़ द टोटल प्रेशर एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग, अप्लाइड लोड ऑफ फुटिंग। ठीक है ना।
इट इज़ अ टोटल प्रेशर एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन। क्या है ये? टोटल प्रेशर है जो फाउंडेशन का जो बेस है ये वाला, इस पर। इट इज़ अ टोटल प्रेशर एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, इसके सेल्फ वेट के कारण, है ना, वेट ऑफ द फुटिंग एंड अप्लाइड लोड ऑफ द फुटिंग, और जो लोड आपने अप्लाइड किया है दोनों के कारण, है ना। ग्रॉस प्रेशर मे बी लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इसकी जो बियरिंग कैपेसिटी होगी उसकी इक्वल हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, और बराबर भी हो सकता है, लेस देन हो सकता है। तो ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी किस प्रकार से निकाल सकते हैं? इसे हम जो डिनोट करते हैं क्यू जी से, क्योंकि ग्रॉस है तो पहले तो प्रेशर अप्लाई करा, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया को का बी एफ स्क्वायर प्लस, मान ला मैंने कि इसकी जो यूनिट वेट है वो सेम है, ऐसे हद तक का कंक्रीट आ गया और सॉइल आ गया ना, तो मैंने गामा मान लिया, तो गामा इंटू के डी एफ। अगर किसी की यूनिट वेट को डेफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो स्ट्रेस आ जाता है, जैसा कि मैंने लिखा भी है यहाँ पर, ये फॉर्मूले में लिखा गया है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आप। अब आते हैं नेट प्रेशर इंटेंसिटी। नेट प्रेशर की अगर मैं बात करूँ तो नेट प्रेशर में क्या है कि ये इनिशियल क्या है, एक तो इनिशियल प्रेशर हेड होता है, इनिशियल इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर, मतलब कि उसमें बिल्डिंग का जो एक्सटर्नल लोड है वो इंक्लूड हम नहीं करते, सही है ना। तो इसमें केवल इतना इतना लोड आता है कि बिल्डिंग का जो पी लोड है ये हमने अप्लाइड अभी नहीं किया इस पर, तो उसे बोलते हैं इनिशियल इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर। तो नेट प्रेशर इंटेंसिटी क्या? इट इज़ द प्रेशर एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन इन एक्सिस टू इनिशियल इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर, है ना। व्हेन बैकफिल इज प्रोवाइडेड, बैकफिल इज नॉट प्रोवाइडेड, तो क्यू नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन बी एफ। तो क्योंकि आपने क्या किया है, अब अप्लाइड कर दिया है तो इसे नहीं काउंट करेंगे हम, जी बैकफिल के कारण जो लोड प्रोवाइडेड है, इनिशियल लोड है ना ये वाला, ये हम नहीं करेंगे, केवल एक्सटर्नल लोड को काउंट करेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे पी अपॉन बी एफ स्क्वायर, ठीक है ना, पी अपॉन बी एफ स्क्वायर। जब क्यू नेट को हम ऐसे लिख देंगे क्यू ग्रॉस माइनस के गामा डी एफ, ठीक है ना, इस प्रकार से। जब बैकफिल इज प्रोवाइडेड, ओके, बैकफिल इज नॉट प्रोवाइडेड, तो इसमें से नेट में से हम क्या है माइनस के कर देंगे गामा इंटू के डी एफ, ठीक है ना। बैकफिल इज नॉट प्रोवाइडेड अगर करना होगा हमको तो, ठीक है ना, बैकफिल इज नॉट प्रोवाइडेड पी अपॉन, ठीक है ना। अगर बैकफिल प्रोवाइडेड हो तो ये है, और बैकफिल इज नॉट प्रोवाइडेड है तो फिर ये है, ठीक है ना, पी स्क्वायर अपॉन बी एफ माइनस की गामा इंटू के डी एफ, ठीक है ना। क्यू नेट इज इक्वल टू की क्यू ग्रॉस माइनस की गामा एफ। हम बात करते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अब हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, जो सॉइल जो स्ट्रेंथ दे रही है हमें, तो क्यू है और अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये क्या है, मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन विच कैन अप्लाइड विदाउट शियर फेलियर, है ना। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी विदाउट शियर फेलियर में ग्रॉस प्रेशर का मैक्सिमम होता है, ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी का मैक्सिमम। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कितनी होगी सॉइल की, जो ग्रॉस प्रेशर आपने लगाया उसका मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोल देंगे, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी तो मैं मैक्सिमम बोल दूंगा नेट प्रेशर इंटेंसिटी को, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखो अल्टीमेट माइनस के गामा डी एफ, अल्टीमेट माइनस के गामा डी एफ, सही है ना। तो नेक्स्ट देख लेते हैं नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो सेफ में क्या है,
नेट अल्टीमेट को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। और दो नोट पॉइंट और है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लूँगा, 0.25 से 3 लूँगा मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। नेट नेट अल्टीमेट को FOS से मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिएगा, नेट अल्टीमेट को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दूंगा। और दो पॉइंट ये नोट पॉइंट ये है कि सॉइल में जो है कोई भी हम फैक्टर सेफ्टी नहीं लेते सॉइल के लिए, सॉइल मास के लिए। जब यूनिट वेट ऑफ द सॉइल की बात हो, नो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर्ड व्हाइल डीलिंग विथ यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। नो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज कंसिडर व्हाइल डीलिंग विद द सेटलमेंट क्राइटेरिया। सेटलमेंट क्राइटेरिया में भी और यूनिट वेट ऑफ द सॉइल में, तो सॉइल का टर्म जहाँ भी आएगी वहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लेते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ग्रॉस बेयरिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो नेट अल्टीमेट प्लस फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस के कमा इंटू के DF, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा। ग्रॉस बेयरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम हो जाएगा और उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी और लगा देंगे। सेफ बेयरिंग कैपेसिटी होगी सेटलमेंट क्राइटेरिया में। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग दैट कैन बी अप्लाइड, दैट कैन बी अलाउड ऑन सॉइल विदाउट सेटलमेंट, है ना, एग्जिटिंग द परमिसिबल वैल्यू। तो ये क्या होगा, मिनिमम ऑफ शेयर क्राइटेरिया और मिनिमम ऑफ सेटलमेंट क्राइटेरिया, मतलब कि QS यस और QNS, इसमें जो भी मिनिमम होगी वैल्यू वो ये क्या होगी, अलाउेबल बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल होगी। बियरिंग कैपेसिटी कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल मेथड और फील्ड टेस्ट डाटा, है ना। और इसकी क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड यूजिंग द बिल्डिंग कोड डाटा, बट दैट इज डिस्करेज्ड एज इट रियलाइज मोस्टली ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल डिस्क्रिप्शन, है ना। इसके दो एनालिटिकल मेथड, बेयरिंग कैपेसिटी निकालने के एनालिटिकल मेथड होता है, एक फील्ड टेस्ट मेथड होता है। और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू एक बिल्डिंग कोड आता है, उससे हम निकाल लेते हैं, जो कि काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन हम कभी उसमें वाटर टेबल फ्लक्चुएशन के कारण कुछ ना कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं, वो हम ज़्यादा ले करके नहीं चलते हैं ना। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, इससे निकालते हैं। When the horizontal strip footing is subjected to gradual increases load, when horizontal strip footing is subjected to gradual increasing load, then the load settlement curves are obtained. लोड सेटलमेंट कर्व क्या होगा, ऑब्टेन हो जाएगा, है ना। और सॉइल जोन्स इन्वॉल्व्ड in providing resistance to the foundation load, it responsible for bearing capacity has been identified. That is responsible for bearing capacity has been identified on the basis of pattern of shearing zone. On the basis of pattern of shearing zone, three types of failure has been defined. एक होता है जनरल फेलियर, एक होता है पंचिंग फेलियर, एक होता है लोकल शेयर फेलियर। जनरल शेयर फेलियर होता है, पंचिंग शेयर फेलियर होता है, लोकल शेयर फेलियर होता है। तीन प्रकार के फेलियर आपको देखने को मिलेंगे। तो जनरल शेयर फेलियर, on the basis of shearing zone, three types of failure has been defined. तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में देख लेते हैं।